गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, विषय मनोविज्ञान। साइकोलॉजी में मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मनोविज्ञान में आधुनिक संदर्श हमारा टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आता है और पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न पर्सपेक्टिव के 3 पर्सपेक्टिव या विचारधाराएं हमने पढ़ी थी। जैविक संदर्श, मनोवैश्लेषिक संदर्श, व्यवहार परक संदर्श। और आज जो हम करेंगे वो है 4th पॉइंट, संज्ञानात्मक संदर्श या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो बच्चों, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और उसी से कनेक्ट करके आप इसको समझ पाएंगे। तो संज्ञानात्मक संदर्श में मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर सबसे अधिक बल डाला जाता है। इसमें मानव व्यवहार को समझने के लिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि व्यवहार से पहले क्या हुआ तथा व्यवहार के बाद क्या हुआ। तो इस तरह से कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में व्यवहार परक संदर्श का सबसे उपेक्षित पहलू अर्थात मानसिक प्रक्रिया पर, जिसमें कि व्यवहारवाद में मानसिक प्रक्रियाओं पर बहुत अधिक बल नहीं डाला गया था, इसलिए उसको उपेक्षित पहलू कहा जाता है। तो उपेक्षित पहलू अर्थात मानसिक प्रक्रिया पर उसे सबसे महत्वपूर्ण समझकर उस पर ध्यान दिया जाता है। इस संदर्श में या इस पर्सपेक्टिव में या इस विचारधारा में प्रमुख मान्यता ये होती है कि मात्र उद्दीपक से व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक आता है तो वह उस उद्दीपक को ठीक ढंग से उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको याद करता है, संगठित करता है, उसके बारे में सोचता है, विश्लेषण करता है, फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है और अंत में अनुक्रिया करता है। तो व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इस विचारधारा में कुछ महत्वपूर्ण कॉग्निटिव प्रोसेसेस या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति, भाषा तथा अन्य प्रक्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक समझा जाता है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर ध्यान देने को आवश्यक मानता है। इस पर्सपेक्टिव में या इस विचारधारा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा जिस तरह से सूचनाओं को संसाधित किया जाता है वो बहुत कुछ कंप्यूटर द्वारा की गए सूचना संसाधन के समान होती हैं। वातावरण में उपस्थित अनिश्चितता को दूर करने के ख्याल से व्यक्ति को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर या सूचना संसाधक के रूप में तथा फीडबैक प्राप्त कर व्यवहार करने वाले एक प्राणी के रूप में व्याख्या करने के मानव व्यवहार का ये मॉडल कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो ये मॉडल जो है वो उसको हम TOTE मॉडल बोलते हैं या टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट, TOTE, टेस्ट ऑपरेट और टेस्ट एग्जिट मॉडल हम कहते हैं। तो इस मॉडल की शुरुआत एक डिज़ायर्ड स्टेट की प्राप्ति से होती है, जो हमारी वांछित अवस्था होती है उससे इस मॉडल की शुरुआत होती है। जैसे मान लिया जाए कि आपके आँख के पलक पर किसी चीज़ का एक छोटा सा कण गिरता है जिसे हम या आप तुरंत हटाना चाहेंगे। पहले यहाँ पर एक आरंभिक जांच करके ये देखेंगे कि कण हटाए जाने की वांछित अवस्था जो डिज़ायर्ड स्टेट है, वांछित अवस्था है, वो संपन्न हो गई है या नहीं हुई है। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप एक प्रक्रिया जैसे आँख की जो पलक है उसको झपकाना, हम उसको प्रारंभ करेंगे ताकि वांछित अवस्था की प्राप्ति हो जाए, जो हमारी डिज़ायर्ड स्टेट है उसकी प्राप्ति हो जाए। और इसके बाद एक दूसरी जांच करेंगे ताकि ये निश्चित हो सके कि कण हट गया है। अगर कण हटाने की वांछित अवस्था की प्राप्ति हो गई है तो फिर नियंत्रण दूसरी तरफ या तंत्र की ओर चला जाता है। जब अगर हमारी जो डिज़ायर्ड स्टेट है वो हमने पूरी कर ली है तो फिर जो कंट्रोल है वो दूसरी तरफ या किसी और तंत्र की ओर चला जाता है और इस तरह से व्यक्ति का चिंतन अब उस जगह से हटकर किसी और जगह पर हो जाता है। तो कॉग्निटिव विचारधारा या संज्ञानात्मक विचारधारा में चाहे जिस टॉपिक का अध्ययन क्यों ना किया जाए या जिस विषय का अध्ययन क्यों ना किया जाए, व्यक्ति को एक
रैशनल डिसीजन मेकर ही समझा जाता है, तर्क संगठन निर्णयकर्ता ही समझा जाता है। यद्यपि ये सही है कि मानव की जो रैशनैलिटी है वो अपूर्ण होती है, जो उसकी तर्क शक्ति है वो अपूर्ण होती है और उसमें कई तरह की त्रुटियां होती हैं, लेकिन जो कॉग्निटिव विचारधारा है, जो संज्ञानात्मक विचारधारा है, वो हमेशा तर्क संगत चिंतन के सिद्धांत या नियम पर ही बल डालकर मानव के व्यवहार की व्याख्या करती है। तो इस तरह से बच्चों व्यक्ति को एक सूचना संसाधक के रूप में और फीडबैक प्राप्त करके व्यवहार करने वाले प्राणी के रूप में व्याख्या करके करना इसकी मुख्य विशेषता है, किसकी? संज्ञानात्मक विचारधारा की। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जो हमारा विचारधारा है वो है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा में मनुष्यों की जो यूनिकनेस है, जो अपूर्वता है तथा उसके वर्धन की, उसके चयन एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की क्षमता पर बल डाला जाता है और इस विचारधारा में मनुष्यों को एक उत्तम तथा अपने आप को उन्नत बनाने वाले प्राणी के रूप में देखा जाता है। और ये विचारधारा मनोवैश्लेषिक विचारधारा के उस विचारधारा को अस्वीकृत करती है कि व्यक्ति का व्यवहार अपने आंतरिक द्वंद्व, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनसे निर्देशित होता है और वह अचेतन अभिप्रेरण के इशारे पर नाचता है। तो ये जो विचारधारा है ये मनोवैश्लेषिक विचारधारा को नकारती है। मानवतावादी विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा की उस विचारधारा को भी अस्वीकृत करती है कि व्यक्ति की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती और उसके व्यवहार का निर्धारण वातावरण के सिर्फ उद्दीपकों द्वारा होता है। तो मानवतावादी संदर्श या विचारधारा इस बात पर बल डालती है कि मनुष्य मूलतः चेतन एवं क्रिएटिव, कॉन्शियस होता है और क्रिएटिव होता है या सर्जनात्मक होता है तथा उसमें अपने आप को उन्नत बनाने की एक जन्मजात क्षमता होती है। मनोवैज्ञानिकों को प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को अलग से एवं स्वतंत्र ढंग से अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो मानवतावादी संदर्श है इसके मुख्य समर्थक हैं मैस्लो और रोजर, दो मनोवैज्ञानिक हैं जो इसके मुख्य रूप से समर्थक हैं। इन लोगों का कहना है कि मनुष्य में आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा होती है, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अंतः शक्ति को पहचानने की क्षमता होती है और वास्तविकता को समझकर व्यवहार करने की एक क्षमता जन्म से ही मौजूद होती है। मैस्लो द्वारा मानव प्रकृति के पॉजिटिव दृष्टिकोण पर बहुत अधिक बल डाला गया है। उनका ये कहना है या उनका ये विश्वास था कि व्यक्ति में सचेत होकर, कॉन्शियस होकर तर्क संगत पसंद करने की क्षमता होती है जिससे उसका वर्धन एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। उन्होंने जो मोटिवेशन है उसका एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था जिसमें नीड्स को या आवश्यकताओं का एक हिरार्की उन्होंने बताई कि आवश्यकताएं जो हैं पदानुक्रम में होती हैं, जिसमें दैहिक आवश्यकताएं सबसे निचले स्तर पर तथा सबसे ऊपर जो स्तर होता है उसमें उसके ऊपर यानी दैहिक आवश्यकताओं के ऊपर सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और सबसे अंत में जो सबसे ऊपर जो आवश्यकता होती है वो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मैस्लो का मत है कि व्यक्ति में उच्च स्तरीय आवश्यकता की उत्पत्ति तभी होती है जब उसकी नीचे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो नेहर मनोवैज्ञानिक थे, वो मैस्लो के विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने एक अध्ययन में दिखाया था कि साधारण एवं गरीब परिवार के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी निम्न स्तरीय आवश्यकता यानी जो दैहिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर उनका सोशल रिलेशन काफ़ी मजबूत होता है और उनमें उच्च स्तरीय आवश्यकता जैसे आत्मसम्मान की आवश्यकता जो है वो प्रबल हो जाती है। फिर भी
मैस्लो ने ये स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में हिरार्की के सबसे नीचे पदानुक्रम के सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता, जिसको हम आत्मसिद्धि की क्षमता हम कहते हैं, कि अगर व्यक्ति अपना प्रयास अपनी पसंद के क्षेत्र में लगाता है तो वह निश्चित रूप से एक क्रिएटिव लाइफ व्यतीत करता है और एक आत्मसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसे तो आत्मसिद्ध व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, परंतु उनमें वास्तविकता को प्रत्यक्षीकरण करने की उत्तम क्षमता, अपने व अन्य लोगों के साथ व्यंग करने की क्षमता, सहनशीलता बहुत अधिक होती है। ये लोग ना तो किसी से जलते हैं, किसी से विद्वेष दिखाते हैं, ना ही दूसरों की आलोचना करते हैं। और ऐसे लोगों में जो पराकाष्ठा की अनुभूतियाँ हैं वो बहुत अधिक होती हैं, और जिसके दौरान उन्हें अपने भीतर बहुत गहरा अर्थ, सूझ एवं सामंजस्य दिखाई देता है। तो बच्चों, हम मैस्लो की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मैस्लो ने जो है आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम दिया था, नीड हायरार्की थ्योरी है इसकी। हम जब मोटिवेशन का चैप्टर करेंगे तो हम उसको उसमें डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा रोजर्स ने भी मानव प्रकृति को उत्तम होने का दावा किया है कि अगर व्यक्ति को बिना किसी तरह की बाह्य बाधा पहुंचाए अपने आप को विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह बहुत खुश और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्वस्थ दिखाई देता है। तो रोजर ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ जन्मजात क्षमताओं के साथ इस दुनिया में जन्म लेता है और जिंदगी का लक्ष्य इन जन्मजात क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास करना होता है। तो इस तरह से जब व्यक्ति अपनी जन्मजात अंतःशक्ति को नहीं पहचान पाता तो वह संकीर्ण एवं सुरक्षात्मक प्रकृति का हो जाता है, वह चिंतित नजर आता है और सांवेगिक रूप से अस्थिर दिखाई देता है, उसमें घबराहट होती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने आप से संतुष्टि भी नहीं होती और ऐसे लोगों को कभी कभी ये भी पता नहीं होता कि वे क्या हैं और वे क्या चाहते हैं। तो मानवतावादी जो पर्सपेक्टिव है या जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कुछ कमियां हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है इसकी सबसे मुख्य मान्यता ये कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी जन्मजात अंतःशक्ति को पहचानने की क्षमता होती है। कठिन नहीं तो निश्चित रूप से असंभव मान्यता है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है। दूसरा, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में मानव प्रकृति के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी विचार दिखलाया गया है और मानव प्रकृति में जो बुरे तत्व होते हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में आत्मकेंद्रिता यानी सेल्फ सेंटर्डनेस और व्यक्तियों की उपलब्धियों के जो पश्चिमी मूल्य हैं उनको दिखाने में सार्वजनिक मानवीय अंतःशक्तियों को प्रतिबिंबित किया गया है। तो इन कमियों के बावजूद भी ये जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है उन सभी मनोवैज्ञानिकों के लिए एक मुख्य प्रेरणा स्रोत है जो मानव प्रकृति को उसके यूनिकनेस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं, उसके अपूर्व परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे विकासवादी संदर्श की। 6th पॉइंट है विकासवादी संदर्श या परिप्रेक्ष्य। व्यवहारात्मक तथा मानसिक अनुकूलता ही इस संदर्श का आधार है, इस परिप्रेक्ष्य का आधार है। इसकी मुख्य मान्यता ये है कि मानव क्षमताएं मानसिक एवं दैहिक दोनों ही हजारों साल से गुजरकर आज व्यक्ति के अनुकूली उद्देश्यों को पूरा करने लायक बन सकी हैं। ठीक है, व्यक्ति को अनुकूलन स्थापित करने के लायक बना सकी हैं। तो इस विचारधारा में या इस परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल डाला जाता है कि विभिन्न तरह के एनवायरमेंटल प्रेशर्स के होते हुए भी, वातावरणीय दबावों के होते हुए भी मनुष्य किस तरह से विकसित हुआ है और साथ ही साथ उन व्यवहारों को अनुकूलित किया है जो उन्हें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है।
ठीक है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये अध्ययन किया जाता है कि मनुष्यों की जन्मजात प्रवृत्तियां एवं गुण व्यवहारों के विभिन्न रेंज को, प्रसार को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये व्यवहार कि हम लोग अपने साथियों का चयन कैसे करते हैं से लेकर हम लोग किस तरह का बौद्धिक विकास दिखलाते हैं तथा अपनी ही प्रजाति के अन्य लोगों को हम लोग क्यों मदद करते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो अधिकतर विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि व्यक्ति का जो जीन्स है वो अकेले व्यक्ति की तकदीर का निर्धारण नहीं करता। हम लोगों की जन्मजात प्रवृत्तियाँ किसी ठोस चीज़ में बंद नहीं होती हैं। तो मेनली ये कहा गया कि इस विचारधारा में कि जो वातावरण के प्रेशर्स हैं उनके होते हुए भी मनुष्य अपने आप को किस तरह से विकसित करता है और किस तरह से अपने आप को अनुकूलित करता है। अब हम जो लास्ट हमारा परिप्रेक्ष्य है वो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्श, उसकी हम बात करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार पर पड़ने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा जब हम अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों की व्याख्या करते हैं तो उनको समझने में उन प्रभावों के महत्व पर बल डाला जाता है। और प्राय ये देखा गया है कि किसी अन्य संस्कृति में पले बड़े व्यक्तियों के व्यवहारों और उनके हाव भाव को हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम उनके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भली भांति हम उससे उनके सांस्कृतिक वातावरण से या परिप्रेक्ष्य से अवगत नहीं होते हैं। तो इससे सीधा अर्थ ये निकलता है कि किसी के व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उन सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को भी समझना होगा जिसमें व्यक्ति व्यवहार करता है। तो इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को समझना जो है इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य लक्ष्य है। तो इस तरह से बच्चों स्पष्ट है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान में कई तरह के परिप्रेक्ष्य हैं, संदर्श हैं जिनको विकसित किया गया है ताकि मानव के व्यवहार को ठीक ढंग से समझा जा सके। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक था मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी या इन साइकोलॉजी। तो हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लिया है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने इसकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ा है और अब हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है मॉडर्न पर्सपेक्टिव या आधुनिक संदर्श या परिप्रेक्ष्य। तो बच्चों आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।